काम करना क्या ठीक रहेगा? ये सर ये गलत बात है। इसको थोड़ा उठा सकते हैं हम। ननकाना साहब पाकिस्तान में है, अब हिंदुस्तान में दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पाकिस्तान में यूं कोई भी घुसे था वो इलीगल होगा। नहीं, इलीगल नहीं है ना। इलीगल तो जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो कश्मीर के अंदर इलीगल ढंग से ही जो थे पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो अंदर एंटर करी थी। जबरदस्ती पाकिस्तान में घुसना ना, गुरुद्वारे वैसे जाए, धार्मिक भावना से जाए, यूं जाकर ननकाना साहिब को। तो पाकिस्तान जो है वो तो सरकारों का मामला है। हाँ। नहीं, बट मैं एक मैसेज की बात कर रहा हूँ। इस तरीके का ट्रेंड कर रहा था कि भाई लोगों के अंडर ना ये भावना है कि भाई वो ऐसी चीज है जी, वो गुरु घर है। गुरु घर को कोई भी उठा नहीं सकता। नहीं, उठाना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे दिल्ली घेर ली, अगर हम वो एरिया घेर लेते तो वो हिस्सा भी तो हमारा तो नहीं, हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में, लेकिन गुरु घर तो हमारा है। हाँ, आप अगर वहाँ की देखोगे ना, जैसे जब इंडिया भारत जब आज़ाद हुआ था तो 3 कंट्री थी, मैं बताता हूँ, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था। तो अगर वहाँ की अगर माइनॉरिटीज़ की बात करी जाए तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सिख थे। आप वैसे नहीं हो रहा, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिख कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना, उनको गलत तंग किया गया और बहुत सारे लोग मारे गए हैं वहाँ पे। और भारत के अंदर जो है मंदिर तोड़ा गया है। और जबकि भारत के अंदर किसी भी कम्युनिटी को, ये तो आप भी मानते हो ना कि सबको सर्वधर्म भाव, सबको समान लेके हम जो चल रहे हैं कि भाई भारत में पूरी सबको स्वतंत्रता है अपना धर्म मानने की और पूरा उस ढंग से चलते हैं, तो उनको पूरी ग्रोथ भी दे रही है। तो इस तरीके की जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे थे भी खालिस्तान टाइप की और इस तरीके के जो मांगे हैं, तो वो इलीगल जो गलत तत्व जो शामिल होंगे आंदोलन में, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, खालिस्तान की मांग करना गलत है, ये किसान आंदोलन है। खालिस्तान की जो मांग करेगा ना वो हमारे आंदोलन को कमजोर कर रहा है। खालिस्तान की मांग एक अलग चीज है, किसान आंदोलन अलग चीज है, उसका हमें नुकसान हुआ है। जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए हैं उससे हमारा आंदोलन कमजोर रहा है। सरकार को ये मैसेज का यहाँ खालिस्तानी घुसे हुए जबकि हम जमींदार हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये खालिस्तान की मांग करना, उमर खालिद की मांग, हाँ, बिल्कुल करिया करो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे मन से होना नहीं चाहिए। ये जो वहाँ बैठे उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल, वो ऐसे आदमियों को यहाँ ना झंडे लगाने चाहिए ना बैनर लगाने चाहिए। खालिस्तान का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, सिर्फ अपनी मांग के लिए बैठे। ये किसान आंदोलन ना कि खालिस्तान का आंदोलन है। हम बिल्कुल खालिस्तान के खिलाफ हैं। मैं नरेश आर्या, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट, बिल्कुल बिट्टा साहब का जनरल सेक्रेटरी। बिल्कुल, मैंने बिट्टा साहब को सर मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, मैं आपको बता दूँ। स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, नरेश आर्या। बिट्टा साहब मेरे को छोटा भाई मानते हैं और मैं खालिस्तान के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस तरीके की दो चीजें हैं कोई भी जो मतलब नक्सल्स जो हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए और इन चीजों से, क्योंकि ना मूवमेंट कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। मुझे एक चीज पूछनी जी, हमारा किसान आंदोलन है ना, 50% कम होगा। उससे हमारे उस किसान आंदोलन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अगर यहाँ इस टाइप की कोई बात ना होती ना, सरकार शायद अब तक हमारी बात सुनती। जी, मुझे एक चीज और जो लग रही है ना इसमें पूरे मूवमेंट में, एक लीडरशिप की कमी नजर आ रही है। क्योंकि एक जब भी दो गुट भी मान लीजिए कि एक सरकार है और दूसरा हम विपक्ष हो गए जो अपनी मांग रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं सेंट्रलाइज कोई बंदा ना हो के, कोई प्रॉपर लीडरशिप ना होने का कारण से भी हमें थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हो रहा है। ठीक है कि जी आप जैसे चमराड़ा गांव से आए हो, कुछ लोग अमृतसर से आए, कुछ लोग कहीं से आए हुए हैं। मैं एक टिकेत जी हैं जो मैं तो ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट एक है वो भी, तो उनकी भी कुछ बयानबाजी कई बार गलत हो जाती है। तो टिकेत साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? साहब की जो बयानबाजी ना, सरकार को गोला लाठी दे देंगे। गलत बयानबाजी किसी की नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के अध्यक्ष हैं। गलत करेंगे तब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन आ जाएंगे 2024 में, वहाँ देख लेंगे। आज हमारे बस की बात नहीं, तो उस दिन तो है ना। सही बात। हाँ, तो अभी इलेक्शन की भी मैं बात करूं, वैसे ऐसा पॉलिटिकल बात पूछनी नहीं चाहिए, बट अगर आप एग्री हैं तो आप बता सकते हैं कि मान लीजिए कि भाई सरकार मांग नहीं मांगती, ठीक है, और बाद में हम 2024 में दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। मोदी जी देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्शन तो बाद में होंगे, पहले सेंटर के ही होंगे। तो उस ड्यूरेशन में अगर सरकार मांग नहीं मानती तो आप कह रहे हो जी मोदी जी को हरा दें, बीजेपी को हरा देंगे हम, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप किसको लाना चाहते हो? ऑप्शन तो ये देखो, मोदी से अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मैं वही एक्चुअली, देश के लिए मोदी है, लेकिन किसानों के लिए जो हमारे लिए कर रहा है ना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। बाकी देश के लिए जो हमारी शान बढ़ी है, मैं कम से कम 10 कंट्री बार घूमा पहले में, और अब कांग्रेस टाइम में ना हमारी लंदन एयरपोर्ट में मेरे को 2 घंटे बैठाए रखा। मैं उसके बाद में कहा 2015 में कहा बिल्कुल बाहर निकाल दिया।
यानी कि जो हमारा स्टेटस है ना, जो देश का स्टेटस रिस्पेक्ट है ना, मोदी के आने से ये तो बड़ी है। लेकिन जो हमारे किसान है ना, देखो हमारा इसके अलावा ना तो कोई काम में किसी के पास नौकरी है, कोई इसके अलावा रोजी रोटी का ऑप्शन भी नहीं है। जमीन भी जिसके पास 10 एकड़ थी ना, उसकी 2 पीढ़ी में आगे वो 2-2 एकड़ रह गया। अब जमींदार भी नहीं रह चुका, वो एक किस्म का मजदूर रह गया, मजदूर हो गया। हाँ, तो हमारे पास या तो सरकार हमारी मांग माने। जो मैं अगर किसान आंदोलन की मैं जैसे बात करूँ ना, ये जो रूल्स हैं इस पे मैंने जब थोड़ा स्टडी करा था, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसी सरकार ने लेके आई। मैं प्रॉपर स्टडी के साथ ही आता हूँ। तो इसको ना करीबन 20 साल लगे हैं जी, 2 दशक के बाद ये जो कानून है वो पारित हुए हैं। इसने काफी टाइम लिया है और इसमें ना बहुत सारी कमेटियां भी गठित करी गई है। उसके बाद रिसर्च और रिव्यू के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। इवन 2013 बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट से पहले भी जो है कांग्रेस लीड गवर्नमेंट जो थी यूपीए, वो भी चाहती थी कि इस तरीके का जो मूवमेंट क्या कहते हैं, इस तरीके के जो कानून है वो इम्प्लीमेंट करे जाए। और मैं आपको इवन व्हाट्सएप भी दिखा सकता हूँ, मतलब पूरी न्यूज़ की कटिंग है जिसके अंदर किसान पहले आंदोलन करते थे कि भाई हमें ऑप्शन दिया जाए कि हम खुली मार्केट के अंदर अपनी जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, वो खुली मार्केट में बेचा जाए। मैं एक्चुअली आपको एक एग्जांपल के जरिए भी समझाना चाहूँगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पहले जब हमारी मांग थी कि हमें खुली मार्केट में बेचने को अप्रूवल दी जाए, तो अब उसके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? उससे तो फायदा होगा सर। इसमें ना अभी जो है ना कंफ्यूजन ये है कि सरकार एमएसपी और मंडी ना बंद कर दे। अच्छा, एक मैं ना 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। एमएसपी और मंडी की मैं बात करूं तो अगर आप न्यूज़ में हैं, आपको तो सारी चीज़ें नॉलेज है, तो मंडियों का पुनरुद्धार करने के लिए ना सरकार ने आई थिंक पता नहीं 2000 करोड़ रुपए कुछ पैसे अभी फंडिंग लास्ट टाइम दी है, जिसमें मतलब मंडियों को दोबारा से उनका रिनोवेशन किया गया कि दोबारा से उनको जीवित किया जाए। जो भी दिक्कतें हैं, जहाँ पानी भरता है, उनको ठीक करा जाए। कोई भी सरकार अगर किसी चीज़ को खत्म करना चाहती, मान लो कि एग्जाम्पल रेलवे ही खत्म करना है, तो वो पटरियाँ ठीक नहीं करेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो वो ऑलरेडी इतना रिनोवेशन कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो उसके बाद तो कोई दिमाग में शंका होनी नहीं चाहिए कि वो खत्म करें। 2000 करोड़ में तो जी पानीपत जिले की मंडी भी ठीक नहीं होंगी। मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली राइट, लेकिन ये है ना कि भाई हमें अभी डाउट, 2 स्टेट तो हरियाणा और पंजाब, और कहाँ है मंडी? हाँ, तो बाकी सर बेच ली सारी मंडी नहीं बिहार में बंद पड़ी है, और बिहार में है। अच्छा, बिहार भिखारी हो रहे हैं। नहीं भिखारी, मैंने ना वहाँ का रिव्यू भी पढ़ा था, वो भी है मेरे पास है। तो वहाँ पे ना कैसे है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक इंटरव्यू की बात अलग है। जो चीज़ है पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने ना कमेटियाँ बनाई। जैसे आप 5 लोग हैं, देखो मिल के ही कुछ काम हो सकते, अकेले आपके पास भी इतनी प्रॉपर्टी, पैसे, फंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, हम देखो कोई अपने समाज में से कोई आदमी आगे निकलता है ना, उसको गाली देने की बजाय हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आदमी आगे कैसे बढ़ा है। ठीक है, हम किसी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, इंस्पिरेशन लेनी है ना, उससे सीखें कि हम कैसे जो है हम आगे बढ़ेंगे। 5-5 एकजुटता में बड़ी शक्ति है अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि मैंने बिहार की एक स्टोरी पढ़ी थी, मैंने कवर करी थी, उसमें क्या था, उन्होंने ना एक संगठन बनाया अपना, 8-10 गाँव ने मिलके उन्होंने अपनी गेहूँ जो है वहाँ पे स्टोरेज का काम स्टार्ट किया कि भाई इस तरीके से क्या है। और आज की डेट में वो बड़े प्रोग्रेसिव है। जिस संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इफ यू वांट मैं आपको लिंक दे सकता हूँ उसका। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के सहकारी संगठन बनाने की आवश्यकता है, ग्रामीण लेवल पे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है? देखो सर, मेरा अपना विचार है कि हमें ना सरकार के भरोसे ना रहेगा ना, अपने खुद को जमींदार को खुद अपनी समस्या का समाधान जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, सरकार नहीं करेगी। अगर सरकार नहीं करती तो हमें, जैसे अपने गांव में है, अपने तरीके से भाई हमारी जैसे मान लिया गेहूं की फसल है, सरकार नहीं खरीदती, हमें नहीं दाम देती, तो हम इसका और कुछ अपने से अल्टरनेट इसका ढूंढ ले, गेहूं कम कर दे और फसल ज्यादा कर ले। और अगर गेहूं भी हमने करना है तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें, गांव में मिलकर एक गोदाम बना ले। जमींदार के पास, किसी जमींदार के पास ऐसा नहीं है, कोई भी मेरे गांव में बड़े से बड़ा अगर जो 100 बोरी भी स्टॉक रख सके, गेहूं रख लेगा तो धान नहीं रख सकता, धान रख लेगा तो और कुछ नहीं रख सकता। हमारे पास तो इतना होता है भाई, अपनी 2 बोरी आपने गन्ने से अपनी शक्कर की रख ली, गुड़ की रख ली, थोड़ा बहुत। जमींदार को स्टॉक नहीं कर सकता। हमारा माल जाएगा मंडी में, चाहे घनश्याम पांड्या खरीदे चाहे अडानी खरीदे, हम निर्भर जमींदार उन्हीं पे है। जब तक हम खुद वो नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, खुद हम कदम नहीं उठाएंगे, अगर भाई हमने इनसे कैसे अपना फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा लेना है,
तो ये हमने करना पड़ेगा। जमींदारों ने सरकार के भरोसे तो जब से देश आज़ाद हुआ ना, सब ये कहते हैं, राहुल गांधी भी भाई ये करेंगे वो करेंगे, आज राहुल गांधी भी कह रहा है कि ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करा 70 साल में। सही बात है जी। अगर उन्होंने किया होता तो शायद कहीं ना कहीं किसानों की दशा जो है वो सुधरती। अच्छा, एक जो दिमाग में मेरे बात आ रही थी ना, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक गेहूं और धान की जो है ना हमारे यहाँ पे फसलें ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब उसकी समस्या क्या है, जो मैंने भी स्टडी करी, कल मेरा 8 साल का बेटा है, मैं वो बताऊँ, उसकी इको की क्लास थी, तो उसकी टीचर उसको बता रही थी कि कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश यानी जो जिसे बेच के आप फायदा करें और एक दूसरे पैसे ले लें, और दूसरी होती है जो खाने के लिए है। तो हम इतनी ज़्यादा उत्पादकता अगर किसी चीज़ की कर देते हैं, अब आप मानते हो कि सर अगर आप स्टोरेज की बात करें तो गेहूं का उत्पादन एज पर खपत जो है हमारे देश में ज़्यादा है। अगर उसको ही हम ज़्यादा उत्पादन करते रहेंगे, ये थोड़े ना, मैं बताऊं कि आपको देखोगे मिसगाइडेड बड़े ही चल रहे, पर पॉइंट टू पॉइंट जो बात करनी है ना, जो रिजल्ट निकलना, क्योंकि मंथन करना बहुत आवश्यक है किसी रिजल्ट पे निकलने के लिए। तो वो मैं चाह रहा था कि भाई कुछ आपको भी आइडियाज़ आए कि कुछ इस तरीके के लोगों के पास बात पहुंचे, तो हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए कि भाई हम किस तरीके से समस्या को रखना और उसके समाधान साथ में देना, दो अलग अलग बातें होती हैं। कि सिर्फ समस्या का विरोध करना जो है एक अलग बात होगी, और उसका समाधान लेके, जैसे भी आपने बड़ी अच्छी करी, तो क्या आप आइडियाज़ दोगे कि जी हमें गेहूं और धान की उत्पादकता को थोड़ा सा कम करके कैश क्रॉप्स की तरफ जाए कि, और सरकार को इसमें क्या सहयोग करना चाहिए? धान का कम करे भाई साहब, तो सरकार ने भी कहती है गेहूं धान कम करो, और फिर दूसरी बदल सरसों है जो बाजरा है, उसको भी बोलते हैं बहु, और फिर उसको खरीदती क्यों नहीं? एमएसपी पे बाजरा 1 महीने बडेरा मंडी में एमएसपी पे माल नहीं खरीदती, फिर उसका बात ये होता है 40 क्विंटल माल निकला, वो लेते 20 क्विंटल है, बाकी माल कहाँ जाएगा? ये तो सोचो आप। जो एक समझ है ना, जैसे आप भी मान लो 2200-1800 रुपये फिक्स रेट था, उसको अभी 800 रुपये में मोटी जीरी को वो कम किया गया, कम लिया गया। तो 11-21 का मान लो 4500 रुपये रेट था, बासमती का 5200 रुपया था, अरे बिकी तो 2100 रुपये, वो 1700 बिकी। तो इसमें जो है ना सर, जमींदार को तो खर्चा भी जो सर कह रहे थे ना दवाई का हुआ, न मजदूरी का हुआ, किसी मैं का एक चीज पूछना चाहता, जैसे ना हर एक चीज की जो मांग है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते बावजूद, मानते हो इस चीज को? तो जिस चीज की डिमांड होगी ना, अब जैसे मैं देख रहा था अभी, अगर आपने आलू का रेट देखो तो 50 रुपए किलो तक गया हुआ था। अगर हमारे खेत में आलू होगा ना 2 रुपए किलो बिकेगा भाई साहब, दुकान पे तो ही बिकता। तो अब तो मैं वही तो कह रहा था, जैसे सहकारी समिति समाधान कैसे निकलेंगे? जमींदार के पास ऐसा है नहीं, स्टॉक कर लेगा, मैंने आइडिया आपको एक दिया, मर जाएगा। ये तो हम मार खा रहे जमींदार के पास। हम है ना हरियाणा में सिर्फ मोटी, हरियाणा पंजाब में तो फिर भी थोड़ा मोटी फसल करते हैं हम लोग। हरियाणा में तो ईख बोलिया, हमारा एरिया है पानीपत, जीटी रोड बेल्ट है, इस पे ईख खरदान बस, इस पे चावल, इस पे ज्यादा फोकस है। हाँ, इस तो पे फोकस है। अल्टरनेटिव करने की जरूरत नहीं है। अभी जीटी रोड के साथ तो सब्जी लगा लेते हैं, उसमें तो जमींदारों को जो आसपास के किसान हैं वो सब वो सब्जी लगा लेते हैं। लेकिन हमारे पास अगर मान लिया सब्जी 2 दिन के लिए भी उसको प्रोसेसिंग करने का, जब तक हम खुद प्रोसेसिंग का अपना समाधान खुद नहीं ढूंढेंगे ना, तो वैज्ञानिक तरीके से हम खेती नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भला होने वाला नहीं। खोज ले आदमी, कर ले, कोशिश कर ले। वो एमएसपी का रेट तो ऐसा हो रहा है, एक चीज तो 1800 रेट है, ऐसा है ना जी, मैं छत्तीसगढ़ फिक्स रेट होए ना, फिक्स रेट किसी भी चीज का होए, उसको जमींदार बोल सकता है। अगर फिक्स रेट नहीं होगा उसका, जमींदार कहाँ से पूरा पड़ेगा? उसमें खर्चा इतना आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो ये है ना कि आपको फसल बोने से पहले आपका रेट फिक्स कर दिया जाए, थिंक ऐसा ही है ना, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी, वो तो बल्कि फायदे की चीज है। मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अभी सरकार जो चाह रही है कि लगाने के कानून के जरिए, उसमें क्या है कि बड़े बड़े ग्रुप्स आएंगे और वो आपसे कहेंगे जी 10 किलो। ग्रुप से हमारा सर काम नहीं चलेगा, ग्रुप हमारे को आड़ती चाहिए, आड़ती के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। आप ये बात सोचो, हमारे को तो रात में 2 बजे पैसे की जरूरत पड़ती है, बनिया देता है, बनिए बगैर काम हमारा चलेगा नहीं। ग्रुप वाले थोड़ा दे देंगे हमारे को, ये बात बोलो इस मामले में ना कैसे देगा? नहीं, बैंक वाला नहीं देगा, नहीं, पर वो बैंक नहीं देंगे हमारे को, ये भी नहीं देंगे। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं हरिद्वार गया था तकरीबन 6 महीने पहले, और पतंजलि में रुका था, और वहाँ है ना मैंने उन जमींदारों से वहाँ आसपास के उनसे बात करी थी, जो एलोवेरा की वहाँ पहले खेती कराई रामदेव जी ने, अब मैं तुम्हारी है ना ये ले लूंगा, इस रेट में ले लूंगा। पहले उनकी 50 रुपए किलो भी लिया, 40 रुपए किलो भी लिया, लेकिन जब जमींदारों ने वहाँ लगा दिया, देखा भाई इसने तो इस 1 एकड़ में इतना फायदा होगा, जब जमींदारों ने वहाँ लगा लिया, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं था वो, लेकिन वो रामदेव के कहने से मैं ले लूंगा, लगाओ। लोगों ने वहाँ बहुत सारी वर्बली बात थी, हाँ वर्बली बात थी, लोगों
लोगों का फिर कहने लगा 10 रुपए किलो देना दे जाओ, नहीं तो और कहीं बेच लो। और कहीं बेच अब लो। उसका एलोवेरा का जमींदार क्या करेंगे, उनके पास कोई यूनिट है नहीं जो उसको प्रोसेसिंग कर ले, तो उनका यूं सोच लो वो खेत में सट गया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी है तो प्रॉपर तरीके से हो। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ये ना हो भाई मेरा चाहे जितना भी है मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरा किसी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैं बोऊं ना, था मैं बोना नहीं चाहिए। रामदेव की तरह ना ये होना नहीं चाहिए। खुद मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। लोगों ने ये बताया कि अब हमारा 10 रुपए किलो भी लेता, हमारा खेत में खड़ा, हम क्या करें उसका, वो खड़ा पक गया, पीला हो गया। सही बात है, वो तो खराब हो जाता हाँ, है। ये वैसे ना सर मैं एक मेरा बात ये क्लियर करूंगा, जो अंबानी अडानी की बात कर रहे हो ना, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, तो अंबानी अडानी ने तो बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि वो तो इसमें आ ही नहीं रहे। राइट, जितना मैंने पढ़ा है, तो उनका तो विरोध करना गलत ही है। और दूसरी बात मैं अच्छी बात आपको ये बताता हूँ कि जैसे ना हमारे में से हमारे यहाँ ये जो अंबानी अडानी की हम बात करते हैं ना बार बार, मैं कोई तो उनका तो बंदा हूँ नहीं ना, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। वो हमारे देश के हैं और वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे अभी रिसेंटली। ठीक है, अगर भारत की हम बात करें ना, एक जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन्हें फ्लिपकार्ट तो चलो इंडिया की है, दूसरी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आगे भारत में काम करना चाहती है। तो अपने ही देश का आदमी आगे बढ़े, इसमें ज़्यादा अच्छा होता है या कोई बाहर का आदमी आके अपने ही देश का आगे बढ़े तो उसमें तो अच्छा है ना। अभी जैसे ना मैं कई जगह देखता हूँ, रामदेव जी की हम बात करते हैं, रामदेव जी का बड़ा विरोध भी करते हैं। मैं कोई उनका अनुयायी हूँ नहीं, मैं योगा भी नहीं करता, बट मैंने ये देखा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आया है। वो ना आदर्श है, आदर्श है जी। मैं बताता हूँ वहाँ कम से कम 1 लाख आदमियों को रोजगार मिला, वहाँ आसपास के लोगों का जीवन सतर शुद्ध रहा वहाँ फैक्ट्री लगने से। और ये गलत बात है जो अंबानी अडानी का, हमने तो जमींदार ने तो बेचना है, चाहे अडानी लो। इससे पहले ना मैं बताऊं, हिंदुस्तानी लीवर के नाम को एक कंपनी होगी जो भारत में सबसे ज्यादा एफएमसीजी होते हैं, जैसे ये कोलगेट, ब्रश, ये सारी चीजें देती है एफएमसीजी। ये ना विदेशी कंपनी है। वो सारा माल, एक राजीव दीक्षित थे, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो, वो राजीव दीक्षित जी आज से 10 साल पहले इनका बड़ा विरोध करते थे कि भाई देश के लोगों को आगे आना चाहिए। और आज जब उस तरीके के लोग आगे आ रहे हैं, और हम तो देसी आदमी हैं जी, बिल्कुल गाँवों के, अगर हम ही लोग अपने देसी आदमियों का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से हम गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहेंगे कि भाई बाहर के लोगों को तो हम चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे रोजगार करें, वो हमारा शोषण करें जिस तरीके से पहले हुआ था, और हम अपने लोगों को मतलब उनका विरोध करें। मैंने देखा था जी पंजाब में कई सारे टावर भी तोड़े गए। तो इस तरीके की चीजें देखो, लोगों को है ना, अंबानी अडानी का विरोध जो करता है ना, वो किसी न किसी पॉलिटिकल वो अपने दिमाग से बात नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। अंबानी अडानी नुकसान नहीं करना चाहिए। अंबानी का जियो, मैं खुद जियो यूज करता हूँ। जियो आने से पहले आपका कितने रिचार्ज प्लान था? 100 रुपए की 1 MB मिला करती, वो 1 घंटे में खत्म हो जाती है। अब 100 रुपए में पूरा महीना चलाता हूँ। 2003 में मीठा भी और गप्पी जियो का, रिलायंस का जियो प्लान थे ना, आपको 23 रुपए 1 मिनट की सुनने की कॉल लगती थी। 23 रुपए। जिस एयरटेल का मैंने ना कई जगह पर, मतलब 16 रुपए, नाम नहीं लेना चाहिए, बट इस तरीके की चीज। हाँ जी, 16 रुपए ना जी। मैंने जब शुरू में मैंने ये लिया था फोन, उस टाइम फोन लिया था 16 रुपए आउट गोइंग, 8 रुपए सुनने का, 16 रुपए करने का। जियो के आने के बाद में इसने 500 रुपए के, रिलायंस ने 500 रुपए के फोन दिए थे, पूरा महीना चलते थे वो। ये जियो का विरोध करते हैं, ये हमारे देश, ये मुझे नहीं लगता ये आदमी किसके बकावे करते, वो अपने दिमाग से बात नहीं करते। बिल्कुल सर। अंबानी के आने से इस देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने तो तेल मिलेगा, चाहे अंबानी दो, चाहे भारत पेट्रोलियम दो, चाहे कोई दो, चाहे ईरान से आओ, हमने तो जो हमें बढ़िया लगेगा वो ठीक है। हमारे देश के आदमी का ये विरोध जो करे ना वो बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत हूँ। तो 1 मिनट मैं कवर कर देता हूँ। नाम क्या बताया था सर आपने? नरेश आर्य। चलो घर चलते हैं।